हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर अच्छे से समझा दिया है। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने का तरीका ये है, अगर तुम बुक से पढ़ रहे हो, पहले ये वीडियो देखने से पहले उस चैप्टर को थॉरली रीड करो, ताकि तुम्हारा जो एक माइंड में स्ट्रक्चर बन जाए कि चैप्टर में है क्या। तुम्हें कुछ समझना नहीं है, तुम्हें कुछ याद नहीं करना, बस एक बार रीडिंग करनी है और कुछ नहीं, ओनली रीडिंग। एक कान से सुनो, एक कान से पढ़ो, एक कान से निकाल दो, ये कर सकते हो तुम। उसके बाद आके वीडियो देखना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना है, फिर से जाके दोबारा अब ध्यान लगा के रीडिंग करनी है, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आने वाली है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एंड एसिड एंड बेसिस को मिलाने पे क्या रिएक्शंस होती हैं, किस टाइप की रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली इन दैम। अगर रिस्पेक्टिवली आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो भी पहली चीज़ बोली गई है, अगला जो ऑप्शन है उसका पहला हो गया। मतलब तुम कंफ्यूज मत हो। सिंपली यहाँ पे ये कहना जा रहा है कि जो सोर टेस्ट आता है हमको, वो एसिड्स के कारण आता है, और जो बिटर टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट आता है, वो बेसिस के कारण आता है। इफ़ समवन इन योर फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? लेमन जूस और विनीगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। अगर तुम्हारे घर में किसी ने अच्छे से ठूस के खा लिया और उसको हो गई है एसिडिटी, तो उस टाइम पे तुम क्या देना प्रेफर करोगे? उसके पेट में एसिड क्रिएट हो गया है, तो तुम उसको क्या देना पड़ेगा? तो नॉर्मली बंदे क्या सोचते हैं कि यार बेस देंगे तो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और न्यूट्रल हो जाएगी। बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, तुम उसको बेस दोगे। पर बेस इन दोनों में से कौन सा है, ये आगे हमें पता लगेगा कि लेमन जूस एक बेस है या विनीगर बेकिंग सोडा एक बेस है। ये क्वेश्चन अपने साइड में लिख लो और तुम्हें आंसर इसका मिलने वाला है। और ये भी याद रखना कि सोर टेस्ट किसका होता है एंड बिटर टेस्ट किसका होता है। उसके बाद विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग अ रेमेडी, और उस इलाज को चूज़ करने से पहले उसकी कौन सी प्रॉपर्टी तुम देखोगे? हमें पता है कि एसिड बेस वाली प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो एसिड है या बेस है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू न्यूट्रलाइज या नलीफाई इफेक्ट ईच अदर इफेक्ट। यानी कि नलीफाई कर देते हैं। अगर एसिड बेस को मिलाएं तो वो न्यूट्रल और सॉल्ट देते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं, वाटर और सॉल्ट देते हैं। रिकॉल हाउ वी कैन टेस्ट, यानी कि हाँ हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि बताओ कि हम किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि वो सोर है या बिटर है बिना टेस्ट किए। तुम समझ रहे हो बात? इस चैप्टर का बेस है ये, कि किसी चीज़ का बताना है कि ये सोर है या बिटर है, तो इसको बिना टेस्ट किए कैसे बताओगे? कई केमिकल्स होते हैं, सोर बिटर पता लगाना होता है और बंदे टेस्ट कर लेते हैं और उसी टाइम टपक के ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल से हार्मफुल है। हम टेस्ट नहीं कर सकते, पर पता लगाना है कि वो सोर है या बिटर है। इसके लिए हम एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। हमें पता है सोर कौन होता है, एसिड्स होते हैं, एंड बिटर कौन होता है, बेसिस होते हैं। अगर हम सोर एंड एसिड्स एंड बेसिस का पता लगा देंगे तो हमें पता लग जाएगा सोर और बिटर कौन है। इसीलिए हम एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का मकसद तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। You have already know that acids are sour in taste and changes the color of blue litmus to red। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर टेस्ट में सोर होते हैं, एंड जो उनका कलर होता है, जब हम उसके अंदर ब्लू लिटमस जो एक टेस्ट के लिए पेपर यूज़ होता है, अगर वो ब्लू कलर का उसके अंदर डालते हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाता है। वेयर एज बेसिस आर बिटर, और बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, एंड चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेसिस के अंदर डालें तो वो जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में चेंज कर लेगा। यानी कि अगर हमें एसिड्स को चेक करना है तो हम ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों डालेंगे। अगर वो एसिड होगा तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा और रेड को रेड रहने देगा। और अगर तो बेसिस को बेस है तो वो क्या करेगा, ब्लू वाले को रेड में कन्वर्ट कर ब्लू वाले को सॉरी रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और ब्लू वाले को रेड वाले को रेड ही रहने देगा। तो इससे हमें एसिड्स एंड बेसिस का पता लगा सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस है एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्रकृति में पाया जाने वाला एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब कुछ बता रहा है, या एसिड्स एंड बेसिस बताएगा या कुछ और बताएगा। टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक जो है एक और टाइप का इंडिकेटर है जो ये बताता है कि ये एसिड्स हैं या बेसिस हैं। हैव यू नोटिस, तभी कभी तुमने ध्यान से देखा है कि जब हमारे वाइट कपड़ों के ऊपर कड़ी गिर जाती है तो उसका जो
कलर जो होता है जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है, और अधिक से अधिक पानी यूज़ करके हम उसको वॉश करते हैं तो उसका कलर येलोइश हो जाता है। ये हमने नोटिस किया होगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज़, अब देखो नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस आ गया जो कि पूछेगा वह बताओ लिटमस इंडिकेटर क्या है, तो तुम बोलोगे सॉरी नेचुरल इंडिकेटर क्या है तो तुम बोलोगे लिटमस है। बट अगर और एंड टर्मरिक भी है। बट अगर बोलेगा सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है तो तुम बोलोगे मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन ऑफ द टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अगर बोलेगा एसिड्स एंड बेसिस के लिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स बताओ तो तुम बोलोगे मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस चैप्टर के अंदर हम एसिड्स एंड बेसिस का रिएक्शन पढ़ेंगे कि वो किस तरह से एक दूसरे से फाइट करते हैं, एक दूसरे से साथ रिएक्ट करते हैं। हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, और कैसे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं एसिड्स एंड बेस। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डेली लाइफ, और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है लिटमस सोल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई, यानी कि जो लिटमस सोल्यूशन होता है एक पर्पल कलर की डाई होती है और जो कि लाइकन प्लांट से निकाली गई होती है, जो कि लाइकन प्लांट से निकाली गई होती है। और लाइकन प्लांट्स कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब उसका घर परिवार कहाँ है, तो वो थैलोफाइटा एक डिवीज़न होता है जो कि अगली क्लास में तुम पढ़ोगे। तुम्हें बस ये याद रख लेना है कि थैलोफाइटा उसकी एक फैमिली है और वो उसके रिश्तेदार हैं, उसके उसके रिश्तेदारों का नाम थैलोफाइटा है। एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर, और लिटमस को कॉमनली हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। वो बताता है, इंडिकेट करता है कई चीज़ें, एसिड्स एंड बेस, यानी कि कोई चीज़ कुछ बता रही है उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि एसिड्स एंड बेसिस का फ़र्क बता दे तो उसको हम एसिड एंड बेसिक इंडिकेटर कहेंगे। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिड और नॉर बेसिक इट्स कलर इज़ पर्पल। अगर लिटमस सोल्यूशन को हम, अगर सोल्यूशन लिटमस पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटमस सोल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस का पता लगाने के लिए, बट हमने उसको मिलाया और ना एसिड्स है उसके अंदर ना बेस है, तो जो कलर रहेगा लिटमस सोल्यूशन का वो पर्पल का पर्पल रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रल सब्सटेंस प्रेजेंट है, ना एसिड है ना बेस है। देयर आर मैनी अदर न्यूट्रल मटेरियल लाइक रेड कैबिज लीव्स, टर्मरिक, colored petal of some flowers such as hydrangea, petunia, and geranium, which indicates the presence of acids and bases in solution। यानी कि ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एसिड्स एंड बेसिस बताता है सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, और सम सिंपली इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखा है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड द 3 टेस्ट ट्यूब, one of them contain distilled water, the other 2 contain acid solution and a basic solution respectively. If you are given only a red litmus paper, how will you indicate the content of each test tube? ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें कमेंट्स में बताना है कि ये तुम कैसे करोगे। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम बात करेंगे एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसको समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एसिड्स एंड बेसिस इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी के अंदर जो एसिड्स एंड बेसिस हैं वो कौन कौन से हैं। एक एक्टिविटी हम करते हैं, 2.1 एक्टिविटी है। अगर आपके मास्टर मस्टराइन ने नहीं कराया है तो आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, एक्टिविटी 2.1 क्लास 10th साइंस लिखना है, तुम्हारे कोई करता हुआ कोई महिला और पुरुष दिख जाएगा, उसको आपने देखना है। अभी यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे, कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन। कुछ सोल्यूशन आपको अपने लेबोरेटरी से चुराने हैं या लेकर आने हैं, जैसा भी तुम कर सकते हो, तुम्हारे को एक्सपेरिमेंट करना है। पहली चीज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड लेकर आना है, ये सारे एसिड्स हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी हमारे बेस हैं। ये सब कुछ उठाकर तुम्हें लेकर आना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच अबव Put a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and test with a drop of indicator shown in 2.1। अब तुम्हें क्या बोला गया है कि इन सभी का एक एक बूंद एक कांच के कटोरे में तुम्हें डाल लेना है, और उसके बाद
ये सभी टाइप के इंडिकेटर्स को यूज़ करना है, जैसे रेड लिटमस सोल्यूशन हो गया, ब्लू हो गया, फेनफ्थलीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया। इन सभी को एक बाय एक यूज़ करके तुम्हें ये पता लगाना है कि ये एसिड्स हैं, बेसिस हैं या क्या है। तुम्हें साफ देखने को मिल रहा है कि एसिड्स बहुत सारे और बेसिस को एक साथ मिला दिया है, तो तुम्हें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा ये तुम्हें खुद पता है। आगे क्या लिखा हुआ है, What change in color did you observe with red litmus, blue, phenolphthalein, methyl orange solution of each of the solution taken? यानी कि ये एक एक इंडिकेटर को अलग अलग कांच के कटोरे में डाल के टेस्ट करना है और कलर क्या चेंज हो रहा है वो तुम्हें बताना है और ट्यूबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो करना है। उसके बाद दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। यानी कि ये के जितने भी चारों चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे इंडिकेटर, ये कलर को चेंज करके हमें बताएगा कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। यानी कि ये सारे कलर इंडिकेटर कह सकते हो कि कलर चेंज करके तुम्हें ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिक है। यानी कि रेड लिटमस सोल्यूशन हो गया, ब्लू लिटमस सोल्यूशन हो गया, फेनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये कलर को चेंज करके एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बताते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस whose order changes in एसिडिक और बेसिक मीडिया। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि खुशबू उसकी चेंज हो जाती है अगर वो एसिडिक मीडियम में जाएँ या बेसिक मीडियम में जाए। कोई चीज़ को अगर एसिडिक मीडियम में रखो तो कई बार क्या होता है उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, पर उसको वही बेसिक मीडियम में रखो तो उसका जो ऑर्डर होता है, स्मेल होता है, वो चेंज होता है। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, जो कि स्मेल को चेंज करके हमारे को बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को चलो ट्राई करके देखते हैं। तुम्हें दो टाइप के इंडिकेटर पढ़ लिए हैं। एक इंडिकेटर्स हैं जो कलर चेंज करके बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिक है, और दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो कि महक को चेंज करके तुम्हें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिक है। चलो ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस, हमको ले लेने हैं, कटे हुए प्याज ले लेना है, इन ए प्लास्टिक बैग along with some strip of cloths। यानी कि कुछ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ्स एंड अनियन चॉप्ड उसके अंदर डाल लेना है प्लास्टिक बैग में। एंड टिप अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। एक रात के लिए फ्रिज में रख लेना है, उसके बाद अगले दिन उसके जो क्लॉथ्स के स्ट्रिप्स हैं वो सारे तैयार हो जाएंगे टेस्ट के लिए, एसिड्स एंड बेसिस के लिए। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप, यानी कि उसमें से 2 क्लॉथ के स्ट्रिप पत्तियाँ लेनी है तुमको। एंड चेक देयर ऑर्डर, और उसका स्मेल महकना है। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस, और फिर उसके बाद महकने के बाद उसको एक क्लीन सरफेस पर रखना है। एंड पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl, और कुछ ड्रॉप ऑफ HCl एसिड के डालने हैं। ऑन ए टिप ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ, उसके बाद जब HCl डाल दोगे तुम, ऑन वन टिप ऑफ वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH, जो कि एक बेस है, सोल्यूशन ऑन अदर। यानी कि एक स्ट्रिप पे तुमने एसिड डालना है, एक स्ट्रिप पे तुमने बेस डालना है। उसके बाद क्या होगा, रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विद वाटर एंड अगेन चेक द ऑर्डर। पहले तुमने जो एसिड्स एंड बेसिस को डालने से पहले ऑर्डर चेक किया था, उसको उन दोनों को डालने के बाद पानी से धोने के बाद दोबारा से उसका ऑर्डर चेक करना है और तुम्हें फिर ऑब्जर्वेशन बतानी है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस, ये तुम्हें समझ आ गया, इसका फिर ऑब्जर्वेशन बताना है। अब अगला पढ़ रहे हैं हम, वेनिला एसेंस, डाइल्यूट वेनिला एसेंस लेना है और क्लोव ऑयल, लौंग का तेल लेना है एंड उसका महक ले लेनी है। हमने महक ले ली। उसके बाद डाइल्यूट HCl लेना है हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड डाइल्यूट NaOH लेना है किसी और टेस्ट ट्यूब के अंदर। 2 टेस्ट ट्यूब होगी, एक में एसिड है एक में बेस है। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, और उसके अंदर वेनिला एसेंस को ऐड करके अच्छे से शेक कर देना है, और उसके बाद उसका जो खुशबू है या ऑर्डर है उसको चेक करना है। एंड उस ऑर्डर के चेंज को अगर कोई हुआ है चेंज उसके खुशबू के अंदर तो तुम्हें बताना है। और ऐसे ही सेम करना है हमारा जो क्लोव ऑयल है उसके साथ। क्लोव ऑयल को जिसके अंदर HCl है और जिसके अंदर NaOH है उसके अंदर डालना है, उसके बाद उसको चेक करना है। यानी कि तुम देख रहे हो यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब हो गए, 2 एसिडिक 2 बेसिक। एक एसिड बेस का साइड में कर लो, एक एसिड बेस का साइड में कर लो। एक जो जोड़ा है उसको हम चेक करेंगे वेनिला एसेंस के लिए। वेनिला एसेंस को एसिड और बेस वाले 2 टेस्ट ट्यूब में डाला, और ऐसे ही साइड में 2 टेस्ट ट्यूब रखे हैं जिसके अंदर हमने क्लोव ऑयल डाला है एसिड और बेस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन तुम्हें बताना है। विच ऑफ दीज वेनिला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम बताओ कि इन तीनों में से कौन सी चीज़
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह यूज़ हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे कौन सी चीज़ यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ हो सकती है। लेट अस डू, और ये आंसर मुझे तुमसे चाहिए, कमेंट्स के अंदर ज़रूर से बताना। कहीं से भी ढूंढो, इंटरनेट पे आंसर्स अवेलेबल हैं, तुम गूगल से पूछो, गूगल बताएगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ मैं तुमको बताऊँगा तो तुम कुछ नहीं करोगे, लेज़ी हो जाओगे। कुछ आंसर्स तुम कमेंट में मुझे बताओगे कि बताओ इसका आंसर क्या हुआ, तभी हमें पता लगेगा कि हमारी क्लासरूम चल रही है, तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। कुछ और हम करते हैं जिससे हमें पता लगेगा एसिड्स एंड बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टी। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। मेटल के साथ एसिड्स एंड बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, अगर तुम तेजाब को मेटल के ऊपर, किसी लोहे के ऊपर डालो तो क्या चीज़ देखने को मिलती है, गाज सा या बबल से बनते हैं। उसके बाद कोई बेस को, बहुत ख़तरनाक बेस को डालो तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें तुम करोगे, खुरापाती अगर तुम हो तब ये करते होगे। मैंने तो बहुत चीज़ें ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रखा है, बहुत चीज़ें नुकसान किया है। तुम बस अगर नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पे लिखोगे, एक्सपेरिमेंट्स तुमको देखने को मिल जाएंगे। एक्टिविटी 2.3 हम देखेंगे। यहाँ पे एक वार्निंग दे रखी है कि ये वाली एक्टिविटी टीचर के सामने या टीचर के असिस्टेंस में करिए। एक अपरेटस हमने सेट करना है। इसके अंदर क्या करना है, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देने हैं। यानी कि जिंक को, सल्फ्यूरिक एसिड को एक परख नली में लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसके अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देने हैं, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर से व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स के जो सरफेस है उसके ऊपर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बबल्स उठ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। और जो ये गैस निकल रही है, यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ से एक गैस निकल रही है। मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाऊँ, यहाँ से एक गैस निकल रही है, इसको हटाओ। यहाँ से ये देखो गैस निकल रही है, इस गैस को यहाँ से पास करके तुम्हें एक सोप सोल्यूशन दे रखा है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे एक सोप सोल्यूशन दे रखा है, इससे पास करवानी है। यानी कि ये गैस को यहाँ से इस सोप सोल्यूशन से तुमको पास करवानी है। और यहाँ से जब सोप सोल्यूशन से पास होगी गैस तो ये बबल्स के रूप में निकलेगी और इस बबल्स के अंदर कुछ गैस अपना वो होगी, कैद होगी। वो गैस कौन सी है वो हमें बताना है। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। पहली बात तो बबल्स क्यों बन रहे हैं इस सोप सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि कोई गैस वहाँ से पास हो रही है। टेक ए बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल लो और उस बबल के पास ले जाओ और गैस फिल्ड बबल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत अच्छा सा पटाखा सा फूट रहा है और जब बबल ब्लास्ट हो रहा है। नॉर्मली बबल ब्लास्ट होता है कोई आवाज़ नहीं आती, पर यहाँ पे पटाखा फूट रहा है। रिपीट द एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड्स। जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ किया, वैसे HCl HNO3 और CH3OCOOH के साथ भी करो। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केसेस द सेम और डिफरेंट। और इन सभी केसेस में क्या तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है क्या वो सेम है या डिफरेंट है, ये तुम्हें कमेंट्स के अंदर बताना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे जो ये गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है, जो कि बहुत एक्सप्लोसिव होती है, इसीलिए इतना पटाखा सा तुमको देखने को मिल रहा है। अब इस रिएक्शन है, जैसे कि ये रिएक्शन है, नोट दैट द मेटल इन अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्ट। यानी कि तुमने देखा कि मेटल ने क्या किया कि जो एसिड है उसके अंदर से हाइड्रोजन को धक्का मार के निकाल दिया और ख़ुद उसकी जगह ले ली और हाइड्रोजन एज ए गैस बाहर निकल रहा है। यहाँ पे तुम रिएक्शंस को द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड कैन बी समराइज्ड एज, और इसको हम इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म दे सकते हैं, इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। क्या इसके लिए तुम अब इक्वेशन भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। एसिड की जगह आएगा H2SO4 प्लस मेटल की जगह आएगा जिंक Zn, और यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, ZnSO4 एंड हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा जो कि H2 है। उसके बाद एक्टिविटी 2.4 हम देखने जा रहे हैं। प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्यूलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे जिंक के जो है मेटल का पीसेस रख लेना है। उसके बाद 2 ml उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस जो होता है वो डाल के उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और बाकी का जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि इसके अंदर सोप के साथ पाइप लगाकर
गैस को बाहर निकालना है, वही सारी चीज़ें सेम करनी है। तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और उस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने NaOH एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिखा, यहाँ पे NaOH प्लस जिंक हमने डाला। तो जिंक क्या होता है कि NaOH के साथ रिएक्ट कर लेता है और Na2ZnO2 यानी कि जिंक सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा। और यहाँ पे भी सेम होगा, हम कैंडल लगाएंगे तो ब्लास्ट जैसी रिएक्शन होने वाली है। यू फाइंड अगेन, तुम दोबारा देखोगे कि हाइड्रोजन इज़ फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, और दोबारा तुम देखोगे कि हाइड्रोजन दोबारा से रिलीज़ हो रहा है। हाउ एवर सच रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल, पर तुम एक चीज़ ध्यान रखना, ये सभी मेटल्स के साथ हाइड्रोजन जो है वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ रखा है। एक कारण ये भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख रखा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस करता है अनदर कंपाउंड को इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड्स, यानी कि अब बात करते हैं एसिड्स का रिएक्शन हमने मेटल से देख लिया। अब मेटल के परिवार में 2-4 और सदस्य हैं, जैसे कि मेटल कार्बोनेट, यानी कि मेटल के कार्बोनेट यानी कि CO3 उसके साथ जुड़ा होगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 उसके साथ जुड़ा होगा। उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या सीन देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट 2.5 एक्टिविटी करनी है, और यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं A एंड B, और 0.5 ग्राम एक में सोडियम कार्बोनेट लेना है और एक में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, और उन दोनों में 2-2 ml HCl डाल देना है। और तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तुम देखोगे क्या देखने को मिल रहा है। उससे पहले उससे पहले जो गैस तुम देखोगे कि यहाँ से गैस निकल रही है, तो उस गैस को क्या करना है, सेम एज द गैस इज़ प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर, और यहाँ से एक गैस निकलेगी जिसको हम गैस निकलेगी थ्रू लाइम वाटर के द्वारा। लाइम वाटर यानी कि जो लाइम वाटर है उससे गैस निकलेगी, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, याद रहना चाहिए तुमको। एज शोन इन फिगर 2.2 रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जब क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहले टेस्ट ट्यूब A की बात करते हैं। हमने सोडियम कार्बोनेट लिया ना, तो सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया HCl के साथ। तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैं पेन को अपने ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ने HCl के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे बनाया NaCl यानी कि नमक, यानी कि जो Na है वो H के जगह पे चला गया, NaCl बना प्लस H2O, और यहाँ पे CO2 गैस निकल रही है। ये जो गैस निकल रही है ये CO2 गैस अपने को देखने को मिल रही है। यहाँ पे तुम देखोगे जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस निकल रही है। फिर टेस्ट ट्यूब B की बात करते हैं। टेस्ट ट्यूब B के अंदर हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, तो टेस्ट ट्यूब B के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे NaOCO3 है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl फिर से बना रहा है और H2O निकाल रहा है और CO2 रिलीज़ कर रहा है, यानी कि दोनों केसेस में CO2 गैस रिलीज़ हो रही है। ऑन पासिंग, अब जब CO2 गैस रिलीज़ हो रही है तो अब हमने क्या करना है, उसको एक पाइप के द्वारा पास करना है, और पाइप के द्वारा जब हम पास करेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि लाइम वाटर जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं और CO2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और CaCO3 बनाएंगे, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बता रखा है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं, उसको हम पीपीटी कहते हैं, जो कि इस बार CaCO3 की बनी हुई है, और साथ में H2O हमारा रिलीज़ होगा। अब बात करते हैं, अगर हम ज़्यादा CO2 पास कर दें, अगर हम ज़्यादा CO2 पास कर देंगे तो CaCO3 H2O प्लस CO2 एक दूसरे के साथ कंबाइन होके यहाँ पे सॉल्यूशन इन वाटर क्या बनाएंगे, CaHCO3 2 एक्वस बनाएंगे। अगर हम ज़्यादा मात्रा में चीज़ें CO2 को पास कर देंगे, मतलब तुम यहाँ पे समझ रहे हो, पहले तो CO2 नॉर्मली पास हो रहा था, यहाँ पे CO2 नॉर्मली पास हो रहा था, CO2 नॉर्मली पास हो रहा था, पर हमने ज़्यादा मात्रा में बहुत देर तक CO2 पास किया तो रिएक्शन कुछ अलग बन जाएगी। नॉर्मली रिएक्शन ये रहेगी, पर बाद में रिएक्शन अगर ज़्यादा पास करेंगे तो ये बन जाएगी। अब बात करते हैं लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो लाइमस्टोन होते हैं, चॉक होते हैं और मार्बल होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। मतलब ये होते तो कैल्शियम कार्बोनेट है पर वैरायटी डिफरेंट होती है। जैसे कि इंसान है बहुत सारे,
इंसानी है पर वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट है। ऑल दी मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव ए कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि ये लाइन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेटल कार्बोनेट है, अगर मेटल कार्बोनेट है, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, उसका सॉल्ट बनाएंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे साफ 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 शब्दों में लिख रखा है, जो कि तुम्हें याद रहना चाहिए, ये पॉइंट तुम्हें याद रहना चाहिए। उसके बाद हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब हमने मेटल के साथ एसिड्स एंड बेसिस को तो रिएक्ट करवा दिया, अब देखते हैं ये आपस में कैसे लड़ते हैं या आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे। हम 2 ml डाइल्यूट NaOH लेंगे सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फेनोफ्थलीन सोल्यूशन, जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। हमने एक बेस लिया जो कि NaOH है, 2 ml एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परख नली के अंदर लिया और उसके अंदर 2 बोन फेनोफ्थलीन सोल्यूशन डाला, जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन। उस सोल्यूशन का कलर क्या होगा, हमें पता है उस सोल्यूशन का कलर पिंक होगा। अगर नहीं पता तो तुम अब याद कर लो कि पिंक होगा। ऐड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन, अब उसके अंदर डाइल्यूट HCl सोल्यूशन डालना है टू अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना है। इज़ देयर एनी चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, और यहाँ पे कोई कलर के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। येस, कलर का चेंज हमें देखने को मिलता है। वाई डिड द कलर ऑफ फेनोफ्थलीन चेंजेस आफ्टर एडिंग ऑफ एसिड, और हमने जब एसिड डाला तो फेनोफ्थलीन का कलर चेंज क्यों हो गया। एंड फिर से हमने NaOH डाला, फिर से हमने एसिड डालने के बाद फिर से बेस डालना शुरू किया, तो डज द पिंक कलर ऑफ फेनोफ्थलीन रीअपेयर्स, क्या फेनोफ्थलीन का कलर दोबारा वापस आया। बिल्कुल हाँ, वापस आया। वाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, और तुम क्यों सोचते हो कि ये चीज़ हो रही है। इस सभी का कारण क्या है कि जब हमने जो डाइल्यूट NaOH डाला तो पूरा सोल्यूशन बेसिक था और एक इंडिकेटर हमने डाल दिया। उसके बाद जैसे जैसे HCl हम डालते गए तो सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया, और इंडिकेटर का काम क्या है, कलर चेंज करके बताना कि ये न्यूट्रल है या एसिड है या बेसिक है। तो जैसे ही पिंक कलर किसी और कलर में चेंज हुआ, हमें पता लग गया कि ये सोल्यूशन अब चेंज हो चुका है, या तो एसिड हो गया, एसिडिक हो गया है, या न्यूट्रल हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से उसको रिवर्स किया रिएक्शन को। उसके लिए क्या किया, हमने फिर से बेसिक बनाने की कोशिश की और NaOH डाला, तो जो पिंक कलर है दोबारा से रीअपेयर हो गया। और इसी को हम कहते हैं कि हमने चेक किया कि हमारे इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, जब चीज़ें न्यूट्रलाइज होगी उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। इन अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ द बेस इन नलीफाई बाय एन एसिड वाइस वर्सा। यानी कि हम देखा कि जो इफ बेस का इफेक्ट है वो एसिड के द्वारा नलीफाई हो गया, यानी कि ज़ीरो हो गया। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज़ रिटन एज, अब इस रिएक्शन जो ऊपर हमने एक्टिविटी की है उसको रिएक्शन का रूप इस तरीके से हम देंगे कि NaOH एक बेस है, रिएक्ट करता है HCl के साथ, वो बनाता है NaCl प्लस H2O रिलीज़ हो जाता है। द रिएक्शन बिटवीन the reaction between an acid and base to give a salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम एसिड बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, H2O मिलता है, और हमारे को क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन जर्नल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, अगर जर्नली हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिखने की तो हम लिखेंगे बेस रिएक्ट विद एसिड या एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स, अब एसिड्स और बेसिस के बीच में हमने रिएक्शन को समझा जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं एसिड्स को, दोबारा से हम मेटल की फैमिली के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो कि होती है मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो उसको मेटल ऑक्साइड्स कहेंगे हम। एक्टिविटी 2.7 में हम देखेंगे कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टेरिंग। यानी कि उसको, जो हमारा बीकर है उसके अंदर हम कॉपर ऑक्साइड को डाल देंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धीरे धीरे डालेंगे और उस बीकर को हिलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। और द कलर ऑफ द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का कलर हमने नोट करना है। व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, और उस कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा तुमने बताना है। यू विल नोटिस, तुम देखोगे कि द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, जो सोल्यूशन का कलर है वो एसिड के डालने पे ब्लू ग्रीन हो जाएगा। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड, ये जो ब्लू ग्रीन कलर है
वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कॉपर क्लोराइड का। कॉपर क्लोराइड का कैसे हो रहा है? जो HCl हमने डाला और CuO पहले से प्रेजेंट था, तो H की जगह Cu चला गया, जहाँ पे CuCl बन गया और हमारा जो H बच गया था और हमारा क्या बच गया था? O बच गया था, यानी कि HO बन गया हमारा। रिएक्शन को कैसे लिखेंगे हम? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अभी मैं तुमको दोबारा से बताऊंगा कि मेटल ऑक्साइड क्या है, CuO। यहाँ पे हमने CuO लिखना है, तुमको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा Cu, थोड़ा मैं इसको छोटा करूँगा तभी तुम्हें समझ आने वाला है। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, तो 2 मिनट मेरे को समय देना है। चलो यहाँ पे नहीं हो रहा। CuO प्लस HCl गिव्स क्या देगा? Cu इस हमारा Cl के साथ हमारा CuCl2 बन गया प्लस हमारा क्या हो गया? OH। तो ये हमारी रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे रिएक्शन जब हुई तो हमारा ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिलता है। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन ऑफ फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। यानी कि तुम्हें ऊपर वाले रिएक्शन का एक इक्वेशन बनानी है जो कि कमेंट्स में तुम बताओगे। और सिमिलरली अगर जैसे हमने एसिड डाला वैसे अगर हम बेस डालते तो हमारा जो मेटल ऑक्साइड है उसको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और वहाँ पे एक रिएक्शन होने वाली थी। अगर हम एसिड्स को जगह बेस डालते तो मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर। सिमिलरली उसी की तरह अगर हम बेस डालेंगे विद एन एसिड, अगर हम क्या करेंगे? सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विद एन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेट टू बी बेसिक ऑक्साइड। यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? कहेंगे बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। अब मेटल्स की बात बहुत हो गई, अब नॉन मेटल्स की बात करेंगे और नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवाएंगे सिर्फ बेस के साथ। देखते हैं क्या होता है। यू सो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन 2.5। कैल्शियम हमने देखा 2.5 में कि कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर जो कि सेम ही है के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद विच इज़ ए बेस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? बेस है। वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। क्या मैंने बोला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ और बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस ऑफ एन एसिड, यानी कि ये रिएक्शन सिमिलर है। किससे सिमिलर है? सिमिलर है बिटवीन ए बेस एंड एन एसिड, एसिड और बेसिस के बीच के सिमिलर है। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और इस रिएक्शन से, इस बात से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर हैं। कैसे एसिडिक इन नेचर हैं? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम रिएक्ट करवाएंगे CO2 के साथ तो वो क्या दे रहे हैं? कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और उसको हम कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से हमने पता लगा लिया कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है, जो कि तुम्हें याद रहना चाहिए। ये कुछ सवाल है जो कि तुमको ऊपर पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है, तुम्हारे बन जाने चाहिए। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। और जो ये सारे एसिड्स एंड बेस हैं इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है? इन सेक्शन 2.1 we have seen that all the acids have similar chemical property। हमने देखा है कि सभी एसिड्स का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है। what leads to similar similarity in properties। और ये क्या कारण है कि सभी की प्रॉपर्टी सेम है? ये क्या कारण बनता है कि सभी की प्रॉपर्टी सेम हमको देखने को मिल रही है? ये कारण बताओ हमें। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल द एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिड्यूसिंग विद रिएक्टिंग विद मेटल। हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा है कि जितने भी एसिड हैं मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, ध्यान से सुनो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए, कि जब भी और जितने भी एसिड्स हैं अगर हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। क्या होता है? मेटल के साथ जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। और इसी से हमें पता लग रहा है कि शायद हाइड्रोजन ही है वो एक ऐसी चीज़ है जो सभी एसिड्स में कॉमन है,
सभी एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन है। इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग रहा है, क्योंकि ऑल मेटल्स के साथ अगर सभी एसिड्स को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो सभी मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज देखने को मिल रही है। इसीलिए हमें हाइड्रोजन एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है सभी एसिड्स के अंदर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। चलो देखते हैं कि जितने भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है, यानी कि हमने बोल तो दिया सभी एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन रखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो चलो देखते हैं कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि जिस कंपाउंड के पास भी हाइड्रोजन है, क्या वो एसिड है, यानी कि उसका उल्टा कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इससे पहले क्या बोला कि जितने भी एसिड हैं उसके पास हाइड्रोजन है। अब हम ये पता लगाएंगे कि जिसके पास हाइड्रोजन है क्या वो एसिड है। चलो देखते हैं। एक्टिविटी 2.8 में हम देखेंगे, हमने एक सोल्यूशन लेना है, और किसका सोल्यूशन लेना है, ग्लूकोज का लेना है, अल्कोहल का लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एक्सेट्रा। फिक्स 2 नेल ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 ml बीकर। 100 ml के बीकर में उसको डाल देना है। कनेक्ट द नेल टू 2 टर्मिनल ऑन ए 6 वोल्ट बैटरी थ्रू ए बल्ब विच इज़ ए स्विच एज शोन इन फिगर। और ये सारा सेटअप हमने लगा देना है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl, और कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए वो बीकर के अंदर डालना है और स्विच ऑन कर देना है। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। और जब हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट करने, जैसे डाइल्यूट HCl कर लिया, हमने पहले डाइल्यूट HCl डाला, फिर देखेंगे कि बल्ब चल रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हमको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, फिर उसके बाद हमने डालना है अल्कोहल, फिर ग्लूकोज, और फिर उसके बाद हमने अलग जितनी भी चीज़ें लिख रखी है वो डालना है। एक साथ नहीं डालना है, ना कि एक के बाद एक डालना है। पहले हमने डाइल्यूट HCl डाला, एक्सपेरिमेंट किया, बल्ब जला, ठीक है, बाहर निकाला, उसको फेंका, फिर दूसरी चीज़ डाली। ऐसे हमने एक्सपेरिमेंट करना है और तुमने बताना है कि क्या बल्ब हर केस में जल रहा है। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, यानी कि बल्ब चमकेगा इन केस ऑफ एसिड, सभी एसिड्स के केस में बल्ब ग्लो करेगा, एज शोन इन फिगर, हमें फिगर में देखने को रहा है। बट यू विल ऑब्जर्व कि ग्लूकोज के केस में, अल्कोहल के केस में बल्ब नहीं जलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। और जैसे ही बल्ब जलता है तो हमें ये पता लग रहा है कि वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। और हमें ये देखने को मिलता है कि जो करंट है वो किसके द्वारा फ्लो हो रहा है, आयंस के द्वारा फ्लो हो रहा है। आयंस कौन होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। एसिड कंटेन H+ आयंस, यानी कि हाइड्रोनियम, यानी कि जो H+ आयंस होते हैं वो एसिड अपने पास रखता है। यानी कि एसिड्स के पास कौन से आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, जो कि H+ आयंस है वो एसिड्स के पास होते हैं। और जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कटायन कहते हैं। जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको अनायन कहते हैं। तुम्हें याद रखना है, जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव होगा उसको हम कटायन कहेंगे, जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम अनायन कहेंगे। एंड अनायन सच एज Cl नेगेटिव in HCl, NO3 negative in HNO3, SO4 2 negative in H2SO4, CH3 COO negative in CH3COOH। यानी कि एसिड्स में क्या होगा H+ और बेसिस में क्या होगा नेगेटिव कटायंस तुमको अनायंस देखने को। सिंस द कटायंस प्रेजेंट इन एसिड, यानी कि जो एसिड्स के अंदर अनायंस कटायंस प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है, दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस इन सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। और इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो H+ आयंस के द्वारा ही हमारी जो है किसी केमिकल की एसिडिक प्रॉपर्टी किसके द्वारा आ रही है, हमारा H+ आयंस के द्वारा ही उसकी प्रॉपर्टी जो है एसिडिक आ रही है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ETC। कैन यू कंडक्ट फ्रॉम द रिजल्ट इन कैन यू कैलकुलेट कंक्लूड, सॉरी मेरे से गलती होगी, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के रिजल्ट से तुम्हें क्या पता लगने को मिल रहा है, इस एक्टिविटी से हमें यही पता मिल रहा है कि जो एसिड्स की प्रॉपर्टी है
उसके अंदर प्रेजेंट H+ आयंस के द्वारा ही आती है। यानी कि जो एसिड्स की प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा आ रही है, हमारे H+ आयंस के द्वारा एसिड्स की प्रॉपर्टी आ रही है। व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। अगर वाटर सोल्यूशन के अंदर कोई एसिड डाल दें या किसी वाटर सोल्यूशन के अंदर हम बेस डाल दें, अलग अलग की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ क्या होगा। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। यानी कि हमें अब टेस्ट करना है कि अगर हम सिंपली सिर्फ कोई हम पानी के अंदर एसिड को डाल दें या कोई अलग पानी के अंदर हम बेस को डाल दें तो उसके साथ क्या होगा, क्या वो आयंस को क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे। एक्टिविटी 2.9 के अंदर हम देखेंगे कि हमने 1 ग्राम NaCl लेना है इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप ऑपरेटर्स एज शोन। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक सूखी परख नली के अंदर हमने नमक ले लेना है 1 ग्राम और उसके अंदर ऐड करना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अंदर हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देना है। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखने को मिल रहा है, तुम क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व करो। इज़ देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, और क्या कोई गैस निकल रही है उस ट्यूब के अंदर से। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, और वहाँ पे जो ड्राई गैस है और जो वेट ब्लू लिटमस पेपर है उसे टेस्ट करो कि क्या देखने को मिल रहा है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंजेस कलर, और किस केस में जो लिटमस पेपर है वो कलर को चेंज कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी what do you infer about the acid character of dry HCl and HCl solution? Note to teacher, if the climate is very humid, यानी कि जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द। ये टीचर्स के लिए अपना जो है मैसेज था, इस पर हमने ध्यान नहीं देना है, या मतलब ये मतलब सावधानी बरतने को बोल रहा है टीचर्स को। अभी समझते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो कि तुमने सोडियम क्लोराइड को ले लिया है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयंस, यानी जो हाइड्रोजन आयंस हैं HCl के, वो प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि जो H+ आयन है वो वाटर के अंदर बनेंगे। एंड separation of H+ ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water, यानी कि सिर्फ HCl अगर रहेगा तो उसके अंदर H+ आयंस सेपरेट नहीं होंगे, पर अगर जैसे ही हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो H+ आयंस सेपरेट हो जाते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं। तो HCl है, हमने पानी में मिलाया, H3O पॉजिटिव बन गया, H3O पॉजिटिव बन गया और +Cl नेगेटिव बन गया, यानी कि H+ निकला है। तुम बोलोगे सर कैसे H+ निकला है, हमें तो समझ नहीं आया। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि ये जो Cl का H है, इस साइड देखो, तुम रिएक्टेंट के साइड में देखो, जो Cl का H है, मैं तुम्हें पेंसिल से समझाता हूँ। ये जो Cl का H है ये इसके साथ ऐड हो गया, यानी कि एक H+ निकला है ना, एक H+ निकला जो कि सोल्यूशन में गया और बाद में इसके साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि H+ निकला, यानी कि ये एसिड है। H+ निकला यानी कि एसिड है, बाद में जाके ये इसके साथ जुड़ गया है जो कि पहले H2 था, अब एक और H जुड़ा तो H3O पॉजिटिव हो गया है +Cl नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, और जो हाइड्रोजन आयन है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अब तुम्हें समझ आया कि क्यों इसके साथ जाके जुड़ गया, अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, और वे कब रह सकते हैं, अकेले नहीं रह सकते, किसके साथ रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएंगे। दस द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन को कैसे शो कर सकते हो, H+ के रूप में, या हाइड्रोनियम आयन जिसको H3O पॉजिटिव कहते हैं। ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है, पर हम शो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकता, तुम्हें याद रखना है क्योंकि एक नंबर में ही पूछ भी सकता है। और ये वाली रिएक्शन बताई गई कि H+ को जब हम H2O के साथ मिक्स करते हैं तो H3O पॉजिटिव बनता है जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। वी हैव सीन दैट द एसिड्स गिव्स H3O पॉजिटिव एंड H+ एक्वस इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर हम एसिड्स मिलाएं तो वो H+ देते हैं। लेट अस सी NaOH को अगर हम वाटर के अंदर मिलाएं तो क्या मिलेगा। अगर NaOH को हम वाटर में मिलाते हैं तो Na अलग हो जाएगा वाटर और OH अलग हो जाएगा, यानी कि ये भी हमें
आयंस देगा और अनायन कटायन देगा, यानी कि आयंस देगा। इसको हम कटायन कहेंगे, इसको हम अनायन कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अनायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनायन। कटायन, ये कटायन, ये अनायन। और यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही हम NaOH को पानी में मिलाते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हमें आयंस दे देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि क्या KOH को हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा। अगर KOH को भी हम पानी में मिलाते हैं तो K+O- में ये टूट जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी मिलाएंगे पानी में तो ये मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड में टूट जाएगा। बेसिस जनरली हाइड्रोक्साइड, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो बेसिस होते हैं वो OH आयन जनरेट करते हैं पानी के अंदर, और बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, यानी कि जो बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ध्यान से सुनना, जो बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। जो बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं, तुम्हें याद रहना चाहिए। और बेसिस क्या जनरेट करते हैं, OH नेगेटिव आयन, और एसिड्स क्या जनरेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन। एसिड्स क्या जनरेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन। बेसिस क्या जनरेट करते हैं, OH नेगेटिव आयंस। और जो बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। ध्यान से, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई हो। क्या तुम्हें पता है, डिड यू नो ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि सभी बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, कुछ डिज़ोल्व होते हैं, और जो डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको ही सिर्फ हम एल्कलीज कहते हैं। यानी कि एक और चीज़ कह सकते हैं, जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सारे बेस होते हैं, पर सारे बेस एल्कलीज नहीं होते हैं। क्या मैंने बोला, सारे एल्कलीज बेस होते हैं, क्योंकि एल्कलीज का मतलब क्या है, जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाए, पर सारे बेस एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि सभी बेस पानी में नहीं डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए सभी बेस को हम एल्कलीज नहीं कह सकते। पर एल्कलीज जितने भी होते हैं वो सारे बेसिस भी होते हैं। यहाँ पे वही चीज़ देखिए, और एन एल्कली इज़ ए बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच। और जो एल्कलीज होते हैं वो थोड़ा फिसलुई होते हैं, मतलब सोपी टाइप का होता है, साबुन की तरह होते हैं वो टच के अंदर। बिटर एंड कोरोसिव होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं और कोरोसिव होते हैं, कोई मेटल पे जाएँ तो वो कोरोड कर देंगे उस मेटल को। नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कॉज हार्म, और कभी भी उसको टेस्ट और टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विच ऑफ बेसिस इन द टेबल 2.1 आर एल्कली, यानी कि 2.1 जो टेबल हमें दे रखी है उसके अंदर एल्कली वाली बेस कौन सी है ये तुम्हें बताना है। 2.1 टेबल में जाओ और तुम मुझे बताओगे कि कौन से बेसिस एल्कली हैं, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल हैं। Now we have identified that all the acids generate H plus aqueous ions and all the bases generate OH aqueous ions. We can view the neutralization reaction as follow. पहली चीज़, हम एक चीज़ समझ रहे हो कि H प्लस के आगे एक्वस क्यों लगा है, क्योंकि ये पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है, इसलिए एक्वस हम लगा रहे हैं, सेम एज फॉर OH नेगेटिव। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, एसिड्स और बेसिस को मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। एसिड्स क्या है, HX को देख लो प्लस MOH देख लो, HX हो गया, MOH हो गया, यानी कि यहाँ पे जब रिएक्ट होगा तो MX बनेगा प्लस H2O बनेगा, यानी कि H प्लस है और OH नेगेटिव है, इसको जोड़ के हमारे को H2O मिल रहा है। और जो हाइड्रोजन है और उधर इधर हमारा जो X है कुछ भी हो सकता है, और M से हमारा यहाँ पे X और M कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे देखोगे हमारे को H2O। लेट अस सी व्हाट इज इवॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड और बेस। पहले तुम ये सोचो कि पहले हम एसिड्स एंड बेस को वाटर में मिला रहे थे, बट अगर हम वाटर को एसिड्स और बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा। अरे मास्टर क्या होगा, सेम चीज़ तो होगी। नहीं बाबू नहीं, सेम चीज़ नहीं होगी। अगर तुम एसिड्स और बेस को वाटर में मिलाओगे तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या होगा। पर अगर वाटर को एसिड्स एंड बेस के अंदर मिलाओगे तो कुछ और चीज़ होने वाली है, जो कि तुम्हें मैं बताऊंगा। उससे पहले तुम्हें ये दोबारा से समझाऊंगा, तुम्हें समझ आई थिंक नहीं आया है कि एसिड्स एंड बेस को मिलाने पे वाटर कैसे बन रहा है। तुम समझो, जैसे एसिड्स की जगह सिर्फ हम H प्लस लेंगे, क्यों, हमें पता है कि एसिड H प्लस देते हैं, तो अभी सिर्फ H प्लस, तीसरा जो इक्वेशन है वो उस पर फोकस करो। एसिड्स क्या देंगे, H प्लस देंगे, हमें समझ आ गया, तो सिर्फ H प्लस लिख लिया। प्लस बेस क्या देंगे, OH नेगेटिव देंगे, हमने OH नेगेटिव लिख दिया। और गिव, यानी कि गिव का साइन, एरो का साइन लगाया, और हमें पता है H को मिलाएंगे OH को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, H2O बन गया। अब भैया तुम ये बताओ सॉल्ट कैसे बना। सॉल्ट इस तरीके से बनेगा, जो एसिड है उसके साथ जो भी चीज़ कनेक्ट होगी, जैसे H के साथ Cl अगर कनेक्ट है और OH के साथ समझ लो कोई मेटल कनेक्ट है, तो Cl और मेटल मिलके एक सॉल्ट बना लेंगे, जो कि तुम्हें आगे और अच्छे से समझ आएगा। आई होप तुम्हें समझ आया होगा अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो।
अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम एसिड्स एंड बेसिस को पानी में मिला रहे थे, अब पानी को एसिड्स एंड बेस में मिलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। 2.10 एक्सपेरिमेंट करेंगे। 10 ml का वाटर लेंगे, एक बीकर में रख लेंगे और फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे उस बीकर के अंदर एंड स्विल द बीकर स्लोली, और बीकर को धीरे धीरे से हिलाएंगे। टच द बेस ऑफ द बीकर, उस बीकर के बेस को तुम छूना। इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई तुम्हें चेंज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिलेगा। इज़ दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और तुम्हें बताना है ये क्या, ये रिएक्शन जो हमने करवाई है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और सेम जैसे एसिड्स के साथ किया तुमने वही चीज़ सेम बेस के साथ करनी है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन, यानी कि जब भी हम कोई एसिड्स को वाटर में मिलाते हैं या बेस को वाटर में मिलाते हैं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि तुम देखोगे कंटेनर या बीकर तुम्हारा गर्म हो जाएगा। केयर मस्ट बी टेकन, यानी कि यहाँ पे बड़े ध्यान से करने वाली चीज़ है, क्योंकि ये हाथ पे गिरा है तुम्हारे हाथ का सत्यानाश कर देगा। वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली, कभी भी वाटर के अंदर हचाक से एकदम धर्राले से एसिड कभी मत डालो, धीरे धीरे एसिड डालना चाहिए इन द वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग, और उस बीकर को हिलाते भी रहना है। स्टेयर मतलब हिलाता रहना है, उसको मिलाते रहना है। इफ़ द वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, और भैया देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, वाटर के अंदर एसिड्स और बेस को मिला रहे थे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एसिड्स एंड बेस के अंदर तुम वाटर को मिलाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे धमाका हो सकता है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास छींटे आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन होती है। द गिलास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, कभी कभार क्या होता है जो जिसके अंदर एसिड रखा हुआ है और तुम पानी मिला रहे हो वो टूट भी सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, यहाँ पे वार्निंग साइन देखो जो कि 2.5 देखिए, वार्निंग साइन डिस्प्लेज ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस on on the on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of hydro sodium hydroxide pellet, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट और हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर ऐसे सिंबल्स बने रहेंगे जो कि बहुत ही हानिकारक है अगर तुम डायरेक्टली इसको टच करोगे या अपने हाथ पे गिराओगे। मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि क्या कह रहा है, अगर हम एसिड्स एंड बेस को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, मिक्सिंग एन एसिड, या एसिड को अलग से मिक्स करो या बेस को अलग से मिक्स करो वाटर के अंदर, तो वो क्या करता है, रिजल्ट क्या आता है उसका कि डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि आयंस के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है, आयंस कम होते हैं। तुम पूछोगे कैसे कम हो गए भैया, बताओ मेरे को ज़रा। समझ लो कि एक गिलास तुमने पानी ले लिया, उसके अंदर एसिड मिलाया तुमने, तो तुम क्या देखोगे कि जो पहले एसिड जिस डब्बे में रखा था उसके अंदर सारे एसिड थे, कोई उसके आसपास कोई नहीं था, पर जैसे ही तुम एसिड्स को पानी के अंदर मिलाओगे तो उसके आसपास पानी भी आ जाएगा और कुछ आसपास एसिड होगा, जिससे तुम्हें देखने को मिल रहा है कि पहले के मुताबिक जो उसका कंसनट्रेशन है वो कम हो गया है। सच अ प्रोसेस इज़ कॉल्ड डेल्यूशन, और इसी प्रोसेस को हम डेल्यूशन कहते हैं। एंड द एसिड और बेसिस इज सेड टू बी डेल्यूटेड, और उसको हम डेल्यूटेड कहेंगे। देसी भाषा में समझाऊं, अगर तुम डायरेक्ट गाय के थन से दूध निकालते हो तो एकदम गाढ़ा दूध हमको देखने को मिलता है, बट जैसे ही तुम उसके अंदर पानी मिला देते हो तो वो तुमने क्या किया, उस दूध को डाइल्यूट कर दिया, और उस दूध को क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड दूध, यानी कि वो दूध क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, और उसको दूध को क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड दूध कहेंगे। और आजकल हमें डाइल्यूटेड दूध ही देखने को मिलता है। ये सारे क्वेश्चन है जो तुमने लगाने हैं, ज़रूरी है। और एक और बात बता दूं, अगर इन क्वेश्चंस का आंसर देखने को मिल रहा है, स्टैंडर्ड आंसर देखने हैं तुमको, तो तुम मेरे को कमेंट्स में लिखो, मैं तुम्हारे को इसका PDF भी प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर सारे आंसर पहले से लिखे हैं, बस तुम्हें याद करना है और उसको समझना है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और अ बेस सोल्यूशन, यानी कि कोई भी एसिड और बेस का सोल्यूशन जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो आज हम देखने वाले हैं। वी नो हाउ एसिड्स एंड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेस, हमें पता है इंडिकेटर्स का यूज करके हम एसिड्स एंड बेस में कैसे फ़र्क पता लगा सकते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, यानी कि पहले भी हमने पढ़ा है कि अबाउट डेल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन H+ एंड OH नेगेटिव आयंस, यानी कि डेल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर
हमें डिल्यूट करना है किसी भी चीज़ को, तो उसके जैसे कि हमने पानी के अंदर थोड़ा सा हमने एसिड मिलाया तो एसिड डिल्यूट हो गया, तो वो हमने पहले पढ़ा है। कैन वी क्वांटिफाई यानी कि क्वांटिटिवली, यानी कि कैन वी क्वांटिटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन, क्या हम क्वांटिटिवली कि आयंस के कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ आयंस, कितने आयंस हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, पता लगा सकते हैं? या हम क्या जज कर सकते हैं कि जो एसिड वो कितना स्ट्रांग है या बेस कितना स्ट्रांग है? वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और इसका यूज़ इस चीज़ का पता है हम कैसे लगा सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो किस चीज़ का बना है? बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, यानी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट कलर शो करता है ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सोल्यूशन। जैसे कि हाइड्रोजन आयन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कुछ और कलर शो करेगा, मॉडरेट रहेगा तो कोई और कलर शो करेगा, एकदम लो हो जाएगा तो कोई और शो कलर करेगा। अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यानी कि अगर हमें पता लगाना है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है किसी सोल्यूशन में, इन ए सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप, यानी कि किसी भी सोल्यूशन और किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन कितना है उसका पता लगाना है तो इसके लिए एक पीएच नाम की स्केल को डेवलप किया गया है। और वो पीएच स्केल तुम्हें बता देगी कि इस चीज़ के अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, और उस हाइड्रोजन को देखकर तुम बता दोगे, हाइड्रोजन की संख्या को देखकर बता दोगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है किसी चीज़ में, तो वो बताओ एसिडिक होगा या बेसिक होगा? हमें पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं H+ आयंस बहुत ज़्यादा, तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। पीएच स्केल का जो फुल फॉर्म होता है वो है पोटेंटेज हमारा जो है फुल फॉर्म है इसका पोटेंटेज इन जर्मन मेजरिंग पावर कहते हैं इसको, पोटेंटेज को। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 यानी कि वेरी एल्कलाइन, यानी कि हम 0 से 14 तक जो हमारा पीएच है उसको हम चेक कर सकते हैं, यानी कि मेजरिंग पावर चेक करते हैं। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपल एज नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि पीएच एक ऐसी स्केल है जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, जैसा कि मैंने बताया H जब H2 के साथ जुड़ता है H3O पॉजिटिव बनाता है, वो जितना ज़्यादा होंगे पीएच उतना कम होगा क्योंकि एसिडिक उतना ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा, यानी कि न्यूट्रल रहेगा। वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक कहलाएगी, अगर वैल्यू 7 से ज़्यादा है वो बेसिक कहलाएगी, और अगर 14 है तो बहुत ज़्यादा हमारा जो है बेसिक होगा। यानी कि 7 to 14 इट इज़ रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH, यानी कि अगर हम 7 से ऊपर जा रहे हैं तो वो बेसिक हो रहा है, यानी कि बेसिक होने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे OH की कंसंट्रेशन यानी कि OH आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। दैट इज़ इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, यानी कि वहाँ पे बेस यानी कि एल्कलीज की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एल्कलीज क्या होते हैं? जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेट विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ यूज्ड इन द मेजरिंग पीएच। और ये रहा हमारा पीएच स्केल। यहाँ पे देखोगे 7 न्यूट्रल है, 7 से कम जाओगे 0 की तरफ जाओगे यानी कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और OH की कम हो रही है, यानी कि एसिडिक चीज़ें हो रही हैं। अगर 7 से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और H+ की कॉन्सेंट्रेशन या H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और यहाँ पे चीज़ें अल्कलाइन और बेसिक हो रही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे टेबल 2.2। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा टेस्ट द पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2, यानी कि इन सभी चीज़ों का हमें पीएच वैल्यू निकालनी है। कलर ऑफ द पीएच पेपर, यहाँ पे लिखना है कि सलाइवा को हमने पहले पेपर से टच करना है, उसका कलर क्या चेंज हुआ। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें लिखनी है पीएच की, और उसके बाद नेचर ऑफ सब्सटेंस हमें यहाँ पे लिखना है। ये रहा हमारा पीएच स्केल। यहाँ पे देखोगे कि गैस्ट्रिक जूस हमारे जो पेट के अंदर एसिड होता है जो कि खाने को पचाता है, उसका पीएच कितना होता है? 1.2 होता है। 1.2 का मतलब क्या हो गया कि ये 7 से कम है तो ये बहुत ज़्यादा, और 0 के करीब है यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तभी हमारा खाना पचता है।
उसके बाद लेमन जूस देखोगे, यानी कि उसका पीएच लगभग 2.2 होता है लेमन जूस, यानी कि वो एक एसिडिक है। अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा, शुरू में एसिडिटी वाले पेशेंट को लेमन जूस नहीं देना है, बल्कि सोडा वाली चीज़ हमें देनी है। उसके बाद प्योर वाटर, जो हमारा ब्लड है वो 7.4 है, और 7.4 हमारा जो है वो न्यूट्रल के करीब है, यानी कि हल्का एल्कलाइन हमारा ब्लड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वो 10 होता है, यानी कि थोड़ा ये एल्कलाइन और बेसिक है। और बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच होता है वो 14 होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो एल्कलाइन और बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक और एल्कलाइन होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ OH आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, यानी कि एसिड की ताकत और बेस की ताकत इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वहाँ पे OH एंड H+ आयंस कितने हैं। अगर H+ आयंस ज़्यादा हैं तो एसिडिक होगा, OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं तो वो बेसिक होगा। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ सेम कंसनट्रेशन से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एसिडिक एसिड को सेम अमाउंट में ले लें, यानी कि 1 मोलर, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो 1 मोलर समझ लो एक नंबर होता है, एक अमाउंट होता है, जो कि ध्रुव नंबर क्या है कह सकते हो, 6.02 टू 10 के बाद 23। मैं तुम्हें, अगर तुमने नहीं पढ़ा 9th क्लास में 1 मोलर, तो तुम सिंपली समझ लो 1 ml ले लिया हमने, 1 ml ले लिया और एसिडिक एसिड लिया और HCl लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके अमाउंट ऑफ H+ आयंस देखे कि कौन कितना आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने देखा कि जो HCl है वो ज़्यादा H+ आयंस दे रहा है, और जो एसिडिक एसिड है वो कम H+ आयंस दे रहा है। तुम बताओ एसिडिक सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, HCl ज़्यादा एसिडिक होगा कि एसिडिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिड्स दैट गिव्स राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड दैट गिव H+ आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड, यानी कि जो H+ ज़्यादा देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कम देगा वो कम एसिडिक होगा। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर? क्या तुम अब बता सकते हो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस क्या हो गया? हाँ, हम बता सकते हैं। OH नेगेटिव जो आयंस है वो जो ज़्यादा देंगे वो ज़्यादा बेसिक होंगे, जो कम देंगे वो कम बेसिक होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला हमने देख लिया। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और पूरा चैप्टर हम निपटा देंगे। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आया हो। मेरी मेहनत को तुम्हें अगर रंग लाना है, अपने माता पिता का जो मेहनत है उसको रंग लाना है, तो सिंपली अपने एक बार चैप्टर पढ़ना है, थॉरली कुछ समझना नहीं है, उसके बाद वीडियो को अच्छे से समझ के पढ़ना है, फिर अगली बार दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ना है और अच्छे से दिमाग लगा के ध्यान से पढ़ना है। तुम्हें हर एक चीज़ समझ आने वाली है। और जो क्वेश्चन आंसर्स मैं तुमने दे रखी है, अगर तुम्हारे पास गाइड है तो इससे भी कर सकते हो। अगर तुम्हें इसके सोल्यूशन चाहिए क्वेश्चन आंसर का, तो मेरे को कमेंट्स में लिखो, जहाँ पे लिखना चाहते हो वहाँ लिखो, मैं तुम्हें उसके आंसर्स प्रोवाइड करवा दूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।